सब्सक्राइब कीजिए संदीप नौनीवाला क्लासेस को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे आगे देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। बहुत टाइम बाद अभी वीडियो आई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों को। अब हम जो हमारा चैप्टर पुराना रह गया था उसके बाद से हम शुरू करेंगे। और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, तो आपके डाउट सभी क्लियर किए जाएंगे। और अगर आप चाहें तो जो इंस्टाग्राम आईडी उसमें दी हुई है आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अगर हम नॉर्मल बोल सकते हैं, जैसे उदासीन करना मतलब जब एसिड और बेस मिल जाते हैं तो एक उस प्रोसेस को बोलते हैं उदासीनकरण। हमने पढ़ा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये थोड़ा सा आप चाहें तो जो पुराना है उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो अम्ल क्या करते हैं, नीले वाले लिटमस को लाल कर सकते हैं। अगर आप इसको याद कैसे रख सकते हैं कि ये जो ला है ये नीले को क्या कर रहा है, लाल। तो इस प्रकार से ला और ये ला ये दोनों मैच कर रहे हैं ना, तो ऐसा आप बना सकते हैं कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर रहा है। अब क्षारक लाल लिटमस को नीला कर रहा है, मतलब जो क्षारक है यानी बेस है वो हमेशा उल्टा करता है। आइए अब देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। मतलब आप जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो क्या होगा। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। इसे हम फिनाप्थेलिन कहते हैं। मतलब जो एक इंडिकेटर यूज कर होता है उसे फिनाप्थेलिन इंडिकेटर मतलब फिनाप्थेलिन बोलते हैं। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। एक्चुअली में क्या है, अगर आप कभी भी एसिड या बेस हाईली जो कंसनट्रेटेड रहते हैं उनका यूज़ करते हैं तो जब आपके टीचर्स हों तभी आप जो एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, अदरवाइज क्या है आपकी बॉडी पे भी हार्म हो सकता है। तो ध्यान रहे कि जब भी आप एसिड बेस के जो रिएक्शन मतलब आप कर रहे हैं तो आपको एकदम टीचर्स की गाइडेंस में करना है। किसी परख नली, जो आपकी परख नली रहेगी टेस्ट ट्यूब, परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालिए। अब भरना है, मतलब आपको 1/4 जो भाग ले लेना है उसका। यदि ये 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 भाग हो गया, 1 2 3 4। तो इसमें से आपको 1/4 ले लेना है, ठीक है। क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला क्या है, HCl, ठीक है। फिनाप्थेलिन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। अब यहाँ पे जो आपको है उसका रंग भी नोट करना है। सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए। हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे दिखाया है, परख नली को धीरे धीरे लाइए। अब आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे पहले हमने जो अम्ल लिया था मतलब एसिड लिया था, एसिड उसमें डाला है, उसके बाद उसमें हमें इंडिकेटर मिलाना है जब हम देखेंगे कि क्या बदलाव आते हैं। परख नली को धीरे धीरे थोड़ा सा आप शेक करेंगे, हिलाएंगे, तब उसमें देखेंगे कि अम्ल के जो है कलर में वो थोड़ा सा चेंज आएगा। अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद डालना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब आप बूंद डालेंगे, अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद डालेंगे तो परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन में रंग में कोई परिवर्तन होता है। विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। ऐसे देखिए यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं, इसमें क्या है, अम्ल और सूचक जो मिला हुआ है। उसके बाद आपको पलक जो आपकी परख नली है, यहाँ पर परख नली नहीं, उसको अपन ड्रॉपर बोलते हैं। परख नली हो गई ये वाली, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। तो आप बेटर रहेगा कि टेस्ट ट्यूब ही बोलें, थोड़ा अच्छा लगता है। तो आप टेस्ट ट्यूब में जब ड्रॉपर की मदद से 2-3 बूंद डालेंगे, उसमें डालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की आप 2-3 बूंद उसमें डालेंगे, उसको थोड़ा सा शेक करेंगे, हिलाएंगे, तब उसका कलर जो है पिंकिश थोड़ा होने लगेगा, गुलाबी कलर का। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाइए। आप क्या देखते हैं
क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद मिलाइए। अब क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। अब जैसे देखो हमें क्या करना है, जैसे ये यहाँ पर गुलाबी कलर का हो गया, उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा एसिड डालेंगे फिर से उसका कलर चेंज होगा क्योंकि एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई। उसके बाद फिर से हम जो है उसमें बेस मिलाएंगे तब फिर से उसका कलर चेंज हो जाएगा। सो ये क्या दिखाता है? यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनाप्थलीन गुलाबी रंग का होता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो ये रंगहीन होता है। मतलब जैसे आप जब उसमें वेस्ट डालेंगे, जो आप क्षारक डाल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या दिखा रहा है, जो फिनाप्थलीन है वो गुलाबी रंग देता है। उसके बाद अगर आप उसमें अम्ल डाल रहे हैं, मतलब एसिड डाल रहे हैं, तो उसका कलर फिर से नॉर्मल हो जा रहा है, कोई सा मतलब रंग ही कलरलेस बोल सकते हैं। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिला जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे बात करें, जैसे एक हो गया अम्ल, हाँ, अब उतना पावर का हो गया क्षार। अब दोनों यदि आपस में लड़ेंगे तो दोनों के पास सेम पावर है, तो मतलब कोई न जीता ना कोई हारा, मतलब इसको बोलते हैं न्यूट्रल। तो ऐसे ही अपन यहाँ बोल सकते हैं कि यदि क्षार मतलब एसिड और बेस जब मिलते हैं तो उनका रिजल्ट नॉर्म कुछ भी नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं हम उदासीनकरण। दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल या क्षार के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारकीय, मतलब ना तो ये जीता ना ये हारा, ऐसे हम बोल सकते हैं। ना तो एसिडिक रहेगा ना तो बेसिक रहेगा। सो अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय होता है। उदासीनकरण के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनकरण अभिप्रक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है। मतलब जैसे जब भी ये प्रोसेस होती है तो उसमें क्या हल्की सी हीट निकलती है। जब आप देखेंगे यार ये प्रोसेस हो रही है तो उसमें से थोड़ी थोड़ी सी उसमें हीट आएगी, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा में अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय और क्षारकीय अथवा उदासीन का हो सकता है। मतलब जो मेन जो प्रोडक्ट उसके बाद आता है उदासीनकरण, उसे हम बोलते हैं लवण। और अगर उदासीनकरण को इस रूप में परिभाषित करना है तो कैसे करेंगे कि किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। मतलब जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ लिखें एसिड प्लस बेस, तो इसमें अपन का क्या निकल रहा है, जो है लवण और हीट, हल्की सी हीट निकलेगी और आपका वाटर निकलेगा। तो हीट के लिए अपन एस सिंगने के चक्कर कर दें, प्लस में H2O, इसको अपन हीट ही लिखते हैं। अब हम अम्ल वर्षा के बारे में बात करते हैं। अम्ल वर्षा जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि छत पे छोटे छोटे ऐसे डॉट बने रहते हैं, मतलब वो किस चीज़ के रहते हैं, एसिड के रहते हैं। जैसे कई कई बार क्या होता है, जो बारिश होती है उसमें हल्के हल्के अम्ल की जो है एसिड की उसमें बूंदें आती हैं। तो हम पढ़ते हैं, क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है, मतलब जो आपका रेनिंग वाटर है, मतलब जब बारिश होती है उसमें यदि एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो है अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में अम्ल कहाँ से आता है? हम सोचते हैं कि हम जो बारिश होती है उसमें ये एसिड आखिर कहाँ से आता है, उसके बारे में बात करेंगे। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषणों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बनाती है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों, जंतुओं को क्षति पहुंचा सकता है।
अब जैसे कई बार आपने देखा होगा, आपने अगर सुना होगा कि जो प्रदूषण के कारण ताजमहल का जो कलर है वो हल्का पीला सा होता जा रहा है। ऐसा आप न्यूज़ में भी चाहें तो देख सकते हैं, या आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिएगा कि ताजमहल का कलर क्यों हो रहा है चेंज, मतलब हल्का हल्का येलोइश थोड़ा हो रहा है, क्योंकि वो उसको बोलते हैं मार्बल कैंसर। और वो किस कारण से हो रहा है, जो वहाँ के पॉल्यूशन है उसके कारण से उसका ताजमहल का कलर चेंज हो रहा है। हल्का हल्का, ऐसा ज़्यादा नहीं बोल सकते, बस हल्का येलोइश थोड़ा होता जा रहा है। इसलिए वहाँ की जो सरकार ने थोड़ा बहुत सारे सख्त कानून बनाए हैं प्रदूषण को लेके। अब जैसे यहाँ पर हमें दी हुई है अम्ल क्षारक जिसमें निकलता है लवण, और जल जिसमें थोड़ी सी हल्की सी हीट निकलती है। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका एक उदाहरण है, जिसमें हम बोल सकते हैं HCl जो अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इसमें हमारा नमक या फिर बोल सकते हैं आप लवण। तो इसका फॉर्मूला क्या है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, और जल अपना H2O, और ऊष्मा हीट। सो आगे हम बात करते हैं दैनिक जीवन में उदासीनकरण के क्या उदाहरण हैं, जो मतलब हमारे डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ में। और अगर आप चाहें तो पहले हम थोड़ा इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं, आखिर क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन। सो वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, मतलब जो एसिड का काम क्या रहता है, ब्लू से रेड को कन्वर्ट कर देता है, लिटमस पेपर को। एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, मतलब एक जो है उल्टा अपोजिट उसके करता है। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स विद अ बेस। अब हमें देखना है कि अगर एसिड और बेस को मिक्स करते हैं क्या होता है। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज कॉल्ड फेनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। मतलब एक जो इंडिकेटर यूज होता है उसको हम बोलते हैं फेनोल्फ्थालीन, जो हमें न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को समझने के लिए मदद करेगा। सो साथ साथ में हम इंग्लिश इसलिए करते जा रहे हैं क्योंकि आपके जो डाउट्स हैं वो पहले से मतलब क्लियर होना चाहिए कि हमें, भाई जैसे आप सोचते होंगे यार इंग्लिश में क्या बोलते होंगे, तो इसलिए आप साथ साथ में इंग्लिश की वीडियो भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके कुछ डाउट वगैरह सब क्लियर होते जाएंगे। आप बेटर रहेगा कि बाद में आपको जब इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसी से देखते जाएंगे। सो टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास, फिल 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब आपको बाद में बताऊंगा। सो डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब इसमें आपकी, यदि आपकी स्किन पे भी गिर जाता है जो एसिड है ये डाइल्यूटेड वाला, तो आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आपकी स्किन पे गिर गया तो आपकी स्किन को पूरा जला देगा। सो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रहते हैं उनको हैंडल करने में। अब हम बात करते हैं कि हमें 1/4 आपको भर लेना है एसिड को, मतलब 1/4 आप इतना भर लीजिएगा, 3 4 5 है ना, 1/4। उसके बाद नोट डाउन इट्स कलर, पहले आपको कलर देख लेना कौन सा कलर है। देन नोट डाउन द कलर ऑफ फेनोल्फ्थालीन, फेनोल्फ्थालीन का भी कलर डाउन लिख लेना है। उसके बाद एयर 2-3 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड, उसके बाद हम 2-3 ड्रॉप के जो है इंडिकेटर उसमें डालना है। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब एंड डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज कलर इन द एसिड। अब आप जब 2-3 ड्रॉप जो है फेनोल्फ्थालीन इंडिकेटर के डालेंगे तब देखेंगे कि उसमें आखिर क्या बदलाव हो रहा है, तो उसको भी आपको नोट करना है। एयर टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉपर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ड्रॉपर। उसके बाद हमें उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का 2-3 बूंद ऐसे उसमें ड्रॉपर की मदद से डालना है। उसके बाद फिर हमें देखना है, उसको थोड़ा हम शेक करेंगे, फिर जब देखेंगे कि उसके कोई कलर में चेंजेस होता है या नहीं होता है। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टिरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स, मतलब हम जितना ज़्यादा हम उसको स्टिर करते जाएंगे जो पिंक कलर है वहाँ पे हमेशा बना रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, नाउ एड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। उसके बाद हम उसमें और एसिड डालेंगे तो फिर से वो कलरलेस हो जाएगा। उसके बाद जब आप उसमें फिर से एसिड डालेंगे तब उसका जो है कलर वो फिर से कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। फिर हम द सॉल्यूशन बिकम कलरलेस, अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इज देयर एनी चेंजेस इन द कलर, द सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक इन द कलर। उसके बाद हम देखते हैं
कि जैसे हमने पहले एसिड डाला तो कलरलेस हो गया सॉल्यूशन, उसके बाद जब हमने फिर से उसमें बेस डाला तब उसका फिर से पिंक कलर आ गया। सो इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फेनोल्फथालीन गिव अ पिंक कलर, मतलब जब आपका सॉल्यूशन बेस रहेगा तो फेनोल्फथालीन इंडिकेटर आपको पिंक कलर का सॉल्यूशन देगा या फिर पिंक कलर आपको इंडिकेट करेगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिड इट रिमेन्स कलरलेस। तो आपको ये दो बातें याद रखना है कि अगर एसिड हुआ तो मतलब कलरलेस। तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि जैसे एसिड है, हाँ एसिड कौन सा महीना हो गया, पतझड़ वाला, बहुत खतरनाक, तो वहाँ पे मतलब कोई कलर नहीं। उसके बाद बेस मतलब कि बहुत सारा, जैसे हरियाली है, बसंत का सीजन, तो ऐसे आप याद सकते हैं। ये एसिड में अपन को कलरलेस पतझड़ लग गया, ठीक है, और बेस में अपन को कलरफुल मतलब आपका पिंक कलर आया, ठीक है। सो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि व्हेन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद द बेसिक सॉल्यूशन बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट of each other. When the acid solution and base solution are mixed in a suitable amount, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. The resulting solution is neither acidic or nor basic. Touch the test tube immediately after neutralization. अब उसमें बताया है हमें कि जैसे ही हम देखते हैं जो प्रोसेस है, अगर हम एसिड को और बेस को जब मिलाते हैं तो उसमें किसी का भी जो परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं रहता है, मतलब ना तो एसिड में ज़्यादा परफॉर्म करता है ना बेस, मतलब दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही हम टेस्ट ट्यूब को जैसे ही उस प्रोसेस के बाद टच करते हैं तो वहाँ पे हल्की सा जो है हल्का सा हीट उसमें निकलता है। सो what do you observe it in neutralization reaction, heat is always produced or evolved, the evolved heat rises the temperature of the reaction mixture। उसके बाद मतलब जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि उस रिएक्शन में हल्की सी हीट निकलती है। इन न्यूट्रलाइजेशन एसिड रिएक्शन, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, मतलब जब हम इस वाले रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस जो फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्ट। सो जब हमारा एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम बोलते हैं सॉल्ट। तो सॉल्ट में भी एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल नेचर, मतलब किसी भी नेचर में हो सकता है। सो हम न्यूट्रलाइजेशन को कैसे मतलब कैसे डिफाइन करेंगे, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, मतलब एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन को हम, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। Salt and water are produced in the process in which the evolution of heat, जिसमें हम देखते हैं एसिड और बेस में सॉल्ट और वाटर निकलता है और हीट थोड़ी सी मतलब निकलती है। तो इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और अब ये आप, और इसमें हमें लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH। नॉर्मली ऐसे रिएक्शंस आप चाहें तो अगर आपको पूछा हुआ है कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है तो आप पूरी प्रोसेस को बता सकते हैं। और अगर केमिस्ट्री मतलब आप बाद में जब पढ़ेंगे बड़ी क्लास में जाएंगे तो केमिस्ट्री का ये फंडा है या फिर कि आपको उसमें रिएक्शंस दिखानी ही पड़ती है। सो आगे हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन हमारे डे टू डे लाइफ में। इसके पहले हम बात करेंगे हिंदी में, ठीक है। दैनिक जीवन में उदासीनकरण के उदाहरण बताइए। अब हमने जैसे आपका एसिडिटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि यार एसिडिटी हो गई। अच्छा, एक नाम में लिख रहा हूँ, आपने सभी ने पढ़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ, उसी कलर में लिखता हूँ। इनो का नाम सुना होगा आपने, सभी ने सुना है जैसे जनरली। तो इनो क्या काम करता है, जो एसिडिटी रहती है उसको कम करने में हमारी मदद करता है। क्योंकि हम उसको कैसे लेते हैं आपने देखा ही होगा, हम पानी में उसमें डाल के घोल के लेते हैं और हमारे कुछ देर में जो रिएक्शन करके एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये वो क्या काम करता है, जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सो हम आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में तो बात कर ली।
सो हम बात करते हैं अपाचन के बारे में। हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ये तो आपको सभी को पता होगा कि हमारे जो है अमाशय में HCl जो है एसिड पाया जाता है। उसके बाद यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। तो ऐसे एसिड के बहुत सारे काम हैं। जैसे हमारे शरीर में पहला काम हो गया कि भोजन का पाचन करना है, डाइजेशन ऑफ फूड। दूसरा, उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह होंगे, उन सभी को किल करना है। लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता में अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई प्रत्यम लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर दे सकता है। जैसे अब इसको हम आप चाहे लिख सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एसिड, जो एसिड हमारे शरीर से निकलता है, अमाशय में निकलता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अब जैसे हम बात करें चींटी के डंक की, तो चींटी का डंक भी आपको काटा कई बार काट देती है। जो रेड वाली रहती है वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे देती है। तो जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। ऐसे ही आपको मतलब हल्का सा कभी भी काटा होगा तो बहुत आपने देखा होगा वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। तो वो क्या करती है, उसमें अम्ल हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देती है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन विलियन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। और जैसे खाने का सोडा अगर लगाएंगे तो वहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो आपको थोड़ी देर में रिलीफ मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं मृदा उपचार के बारे में। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देना है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। मतलब कई बार क्या होता है, जो आपकी खेती है वो अच्छे से नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर बोल सकते हैं कि ज़्यादा यहाँ पे एसिडिक ज़मीन है या फिर ज़्यादा बेसिक है। तो उसके लिए हमें जो है उदासीनकरण की प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो बिना बुझा हुआ चूना अथवा बुझा हुआ चूना जैसे क्षारकों में उपचारित किया जाता है। जैसे इसमें क्या आता है, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना, जैसे इसमें आता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद या बुझा हुआ चूना जिसमें आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे जैव पदार्थ में आता है कंपोस्ट खाद वगैरह। मृदा में अम्ल निर्मुक्त होते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। अब ये काम करते हैं, जब उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे तब हम आसानी से जो है हमारी खेती बहुत अच्छे से होगी। हम कारखानों की बात करें तो कारखानों में आपने क्या देखा होगा कि सब कुछ जब वो वेस्ट जो है जो निकलता है उसमें बहुत सारे ऐसे हानिकारक प्रोडक्ट्स जो मिले होते हैं, तो जो उसमें एसिड की मात्रा रहती है उसको न्यूट्रलाइज करके ही बाहर फेंका जाता है। तो उस सब प्रोसेस के लिए भी इसका यूज़ होता है। अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधी जलवासा में नदियों बहा दिया जाए, विसर्जित किया जाए, तो मछली जलीय जीवन को बहुत सारा नुकसान हो सकता है। मतलब ऐसे बहुत सारे, अब हम लोग भी पानी पीते हैं तो हमें भी बहुत सारा नुकसान हो सकता है। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों एवं नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षार को पदार्थों को मिलाकर उदासीन किया जाता है, तो न्यूट्रल करके ही बाहर उनको निकाला जाता है। हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन एवरीडे लाइफ में। तो पहला आता है इंडाइजेशन, मतलब एसिडिटी जो आपकी बोलते हैं। आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। मतलब हमारा जो स्टमक है उसमें लेयर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो क्या काम करता है, हमारे फूड को डाइजेशन करने में मदद करता है, और बैक्टीरियाज वगैरह जो भी फूड में रहते हैं सभी को किल भी कर देता है। बाई चांस ऐसा क्या होता है कि हमारे शरीर में कई बार क्या होता है कि हमारे जो स्टमक से बहुत सारा एसिड मतलब ऐसे ही निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा में यदि निकलता है तो हमें क्या है, एसिडिटी हो जाती है।
और कई कई बार इतनी हार्मफुल भी मतलब बहुत सारे लोगों को होती है, तो उनको छाले वगैरह भी आ जाते हैं। सो बट too much of acid in the stomach causes indigestion. Sometimes indigestion is painful. To relieve indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia, which contain magnesium hydroxide. It neutralize the effect of excessive acid. और आप चाहें तो आप मैग्नीशिया ले सकते हैं। इसमें क्या रहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो एसिड को कैंसिल कर देता है बेस के साथ। सो यहाँ पर प्रोसेस पूरी न्यूट्रलाइज हो जाती है। अब हम बात करते हैं एंट बाइट की, मतलब जब चींटी यदि काटती है तो उसमें क्या होता है, एक फॉर्मिक एसिड, जो चींटी के डंक में एक फॉर्मिक एसिड नाम का पदार्थ होता है। जैसे चींटी हमारी स्किन पे काटती है तो वो एसिड हमारे शरीर में चला जाता है हल्की सी उस जगह पे, और एक दिन आपने देखा होगा कि हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है, तो ये एसिड के कारण होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हल्का सा नमी वाला थोड़ा जो बेकिंग सोडा रहता है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको आप वहाँ पे मलेंगे तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। The effect of acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, sodium hydrocarbonate or calamine solution which contains zinc carbonate. उसके बाद हम बात करें सॉइल का ट्रीटमेंट, मतलब बहुत सारी जो ऐसी फील्ड रहती हैं, फील्ड बोले तो जो यहाँ खेती होती है, तो वहाँ पर खेती की पहले यदि सैंपल देखेंगे, मतलब जब लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ पर कई बार एसिडिक रहती है, बेसिक रहती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट किए जाते हैं। सो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। अब हमारी बोलें कि एसिड क्यों होती है जो है मिट्टी, तो क्या है, आजकल के ज़माने में बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, तो केमिकल्स का यूज़ होगा तो धीरे धीरे करके उसका इफेक्ट मिट्टी पे भी पड़ेगा, तो जो हमारी मिट्टी है वो एसिडिक हो जाएगी। तो अब उसे बेसिक बनाने के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें हम बोलते हैं plants do not grow well when the soil is either too acidic or too basic. When the soil is too acidic, it is treated with the basic like क्विक लाइम, और जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड आता है, और स्लेट लाइम। उसके बाद इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, सो हम कंपोस्ट की वगैरह का यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड व्हेन न्यूट्रलाइज द बेसिक सॉइल ऑफ द बेचर नेचर ऑफ द सॉइल। और बाई चांस जैसे यदि एसिडिक नेचर है तो उसमें हम मिलाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ों का यूज़ होता है। अभी जो हमारे सिलेबस में बताया जा रहा है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। और अगर बेसिक रहते हैं तो हम कंपोस्ट खाद वगैरह उसमें मिला देते हैं। सो अगर हम बात करें फैक्ट्री वेस्ट की, फैक्ट्री वेस्ट जो है आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत सारा नुकसान जो है पूरी पृथ्वी को पहुंचा रहा है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि फैक्ट्रीज़ वगैरह बहुत सारी, डेवलपमेंट जो इंडस्ट्रियल का हुआ है उसके कारण से बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हो गई हैं। फैक्ट्रीज़ हैं तो उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट बनेगा और जो वेस्ट है वो भी निकलेगा, तो वेस्ट को एसिडिक रहेगा तो उसको हम न्यूट्रल करके ही बाहर निकालते हैं, क्योंकि यदि सीधा सीधा वेस्ट जो बाहर निकाल दिया गया तो वो जो जल में जो जीव हैं, जैसे बहुत सारे जीव, हम भी पानी पीते हैं और मतलब हमारे घर भी सप्लाई होता है, तो हमें भी नुकसान हो सकता है, इसलिए उसको हमें न्यूट्रलाइज किया जाता है। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स, इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश अदर ऑर्गेनिज्म। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, और उसमें बेसिक सब्सटेंस मिलाया जाता है जिससे और नुकसान नहीं हो। सो हम इसमें पढ़ेंगे कि आखिर हमने इसमें क्या क्या सीखा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। उसके बाद हमने पढ़ा अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। उसके बाद वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं उन्हें हम उदासीन कहते हैं। उसके बाद ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं ये सूचक कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरों को उदासीन करके लवण बनाते हैं और लवण अम्लीय, क्षारकीय एवं उदासीन प्रकृति के होते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो एसिड आर सोर इन टेस्ट, जनरली
bases are bitter in taste and soapy to touch. Acid turns blue litmus red and bases turns red litmus to blue. Substances which are neither acidic or nor basic are called neutral. जो जिनका ना तो एसिड रहता है ना बेसिक, उन्हें न्यूट्रल बोलते हैं. Substances which are neither acid or nor basic called neutral. And solution of substances that shows different color in acid, basic and neutral solution are called indicators. And acid and base neutralize each other and form a salt. A salt may be acidic or basic and neutral in the nature. So यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. एसिड बेस के बारे में हमने पढ़ा है. सो अगर आपके कुछ इसमें डाउट है तो आप बेशक बिल्कुल जाके कमेंट में बता सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे उनका भी साथ साथ में सिलेबस होता जाए. उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि और कुछ हम इसमें ऐड करें या फिर कुछ आपको परेशानी जा रही है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं. आपकी बात बिल्कुल, यदि बहुत सारे लोगों के एक ही प्रॉब्लम आ रही है तो उन सभी का सॉल्यूशन भी हम करेंगे. तो फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ. तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करना है. बाय बाय.